दोस्तों ये कहानी शुरू होती है 1970s के दौर में, जब इंदिरा गांधी इमरजेंसी के बाद एक बार फिर सत्ता में लौटने वाली थी। श्रीमती इंदिरा गांधी फिर से देश की प्रधानमंत्री बनी। Without peace, my father said, all our dreams of development turn to ashes. We are here because we do believe that minds and attitudes can and must be changed. देश का माहौल उस वक्त इतना भयानक था कि हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। लेकिन जहां एक तरफ भारत अपने पॉलिटिकल बैटल्स में उलझा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ भारत के बिजनेसमैन एक और बड़े दुश्मन का सामना कर रहे थे, और उस दुश्मन का नाम था लाइसेंस राज। The British Raj was gone. Now people were subjected to the permit Raj because everything needed a government permit. It used to take us about 12 to 24 months and about 50 visits to Delhi to get a license to import a computer worth $1,500. Every license, every permit was procured by corrupt means. Economic environment was simply not conducive to efficiency or profitability. The permit Raj was quite literal, a break on the Indian economy. दोस्तों लाइसेंस राज एक ऐसी सिस्टम थी जिसमें कोई भी नया बिजनेस शुरू करना जैसे एक इम्पॉसिबल टास्क बन चुका था। चाहे आप एक सीमेंट की फैक्ट्री खोलना चाहते हो या एक छोटी सी दुकान, हर चीज के लिए सरकार की तरफ से एक लाइसेंस चाहिए होता था, और ये लाइसेंस आपको बिना रिश्वत के नहीं मिलता था। यही थी लाइसेंस राज की हकीकत, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हर छोटी बड़ी चीज पर सरकार की पाबंदी थी। इसी वजह से दोस्तों भारत का मार्केट इतना कमजोर हो गया था कि एक स्कूटर खरीदने के लिए भी लोग सालों साल तक इंतजार करते थे, और राशन लेने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। तो सोचो उस समय एक बिजनेस चलाना कितना मुश्किल होगा। रॉ मटेरियल चाहिए, लाइसेंस लो। एक्सपैंड करना है, लाइसेंस लो। कंपनी रजिस्टर करनी है तो लाइसेंस लो। हर चीज के लिए लाइसेंस लाइसेंस लाइसेंस, और हर लाइसेंस के लिए आपको देना पड़ेगा रिश्वत। इसीलिए लाइसेंस राज के जमाने में प्राइवेट कंपनीज को चलाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन इस भयानक माहौल में भी टाटा इंडस्ट्रीज ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने भारत को एक ऐसा आइकॉनिक ब्रांड दिया जो आज पूरी दुनिया भर में भारत का परचम लहरा रही है। इस कंपनी का नाम है टाइटन। What started as just a dream is now a reality shared. 1987, we dreamt of a watch company that would win over customers around the world. The best way to predict the future is to create it. Titan is widely known for transforming the watch and jewelry industry in India. और आज टाइटन इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि वो हर साल 3,900 करोड़ के वॉचेस बेचते हैं। तो सवाल ये है कि 1970s और 1980s के गंभीर माहौल में भी टाटा इंडस्ट्रीज ने टाइटन की शुरुआत कैसे की, टाइटन ने लाइसेंस राज के बावजूद भी अपना बिजनेस कैसे खड़ा किया, ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी वजह से टाइटन आज इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, और टाइटन की इस रोमांचक कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, जानेंगे इस एपिसोड में। दोस्तों आपने काफी सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोधा ने एक जबरदस्त इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। दोस्तों 1970s में टाटा होटल्स के एक प्रोजेक्ट मैनेजर थे जिनका नाम था ज़र्क्सीज़ देसाई, और टाटा के कल्चर की खास बात ये थी कि जहां बाकी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एम्प्लॉयज़ बना के रखना चाहते थे, टाटा ग्रुप में अपनी सीनियर एम्प्लॉयज़ से कहा जाता था कि वो बड़ा सोचे और टाटा ग्रुप के अंदर ही अपना खुद का बिजनेस शुरू करे। इससे क्या होता था, टाइटन ग्रुप को नए नए इंडस्ट्रीज में अपना बिजनेस खोलने का मौका मिलता था, और उन सीनियर एम्प्लॉयज़ को बिजनेस करने के लिए गाइडेंस और पैसे मिलते थे। और इन्हीं सीनियर एम्प्लॉयज़ में से एक थे मिस्टर देसाई, और मिस्टर देसाई और उनकी टीम ने इंडियन वॉच मार्केट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए। उन्होंने ये देखा कि भारत में वॉच एक ऐसी जरूरी चीज बन गई थी कि हर कोई उसे पहनता था, चाहे वो चौकीदार हो, स्टूडेंट हो या फिर एक बड़े कंपनी का सीईओ। तो मार्केट तो बहुत बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद भी इंडिया में कोई भी बड़ी और भरोसेमंद वॉच कंपनी नहीं थी, और थी तो सिर्फ एक कंपनी जिसका नाम था हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड। HMT watches.
the timekeepers to the nation. और हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड एक सरकारी कंपनी थी और 1970s और 80s में इंपोर्ट टैक्सेस इतने ज्यादा हाई थे कि कोई भी जापानीज या स्विस वॉच कंपनी भारत में एंटर नहीं कर पाई। तो HMT का मार्केट में एक तरह से मोनोपोली था। लेकिन जब मिस्टर देसाई टाटा होटल्स के बोर्डरूम में बैठे थे तो उन्होंने ये देखा कि उनके आसपास जितने भी एग्जीक्यूटिव्स थे सबके हाथ में इंपोर्टेड वॉचेस थे। एक के हाथ में रोलेक्स, दूसरे के हाथ में सीको और तीसरे के हाथ में सिटीजन, और हर किसी के पास कोई ना कोई इंपोर्टेड वॉच तो थी ही। तो पहले उन्होंने ये सोचा कि ये लोग तो फॉरेन आते जाते रहते हैं तो इनके पास तो इंपोर्टेड वॉचेस होना बनता है। लेकिन फिर अगले दिन मिस्टर देसाई ने ये देखा कि उनके एक जूनियर थे मिस्टर वर्मा, उनके पास भी सीको की वॉच थी। तब उन्होंने सोचा कि मिस्टर वर्मा तो कभी फॉरेन नहीं गए तो उनके पास सीको की वॉच कहाँ से आई। तो मिस्टर देसाई ने उनसे पूछा, वर्मा जी आपने ये घड़ी कहाँ से ली? तो वर्मा जी ने ये बताया कि उनका एक दोस्त जापान गया था और आते आते वो सीको की घड़ी ले आया। और इसके साथ साथ वर्मा जी ने ये भी कहा कि सर अगर आपको ये वॉच चाहिए तो मैं आपको ग्रे मार्केट से दिला सकता हूँ। और जैसे ही देसाई जी ने ग्रे मार्केट सुना, देसाई जी को एक मौका दिखा। उन्होंने अपनी टीम को बोला कि गाइज मुझे ये बताओ कि भारत में कितने लोग हैं जो फॉरेन वॉचेस पहनते हैं और ये लोग HMT वॉचेस क्यों नहीं खरीदते। तो उनकी टीम ने कई महीनों तक रिसर्च करके 3 चीज़ें पता की। पहला, इंडिया में प्रीमियम वॉचेस की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि HMT वॉचेस के लिए भी महीनों तक की वेटिंग लिस्ट थी। दूसरा, इंडिया में वॉच की डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि लोग HMT को भी ब्लैक मार्केट में बेच रहे थे और फॉरेन वॉचेस को स्मगल करके इंडिया में और भी महंगे में बेच रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरह भारतीय महिलाओं के लिए ज्वेलरी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटस था, उसी तरह इंडियन मेन के लिए वॉच एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटस था। और ये देखकर मिस्टर देसाई और उनकी टीम को ये समझ आ गया कि इंडियन वॉच मार्केट में एक सोने की खान छुपी हुई है। और इसी से दोस्तों मिस्टर देसाई ने ये सोचा कि वो भारत के लिए एक ऐसी वॉच कंपनी बनाएंगे जो भारत के लिए बनाएगा स्टाइलिश, अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी वॉचेस। वो ऐसे वॉचेस बनाना चाहते थे जिससे स्विस और जापानीज वॉच को भी वो टक्कर दे सके। लेकिन इस प्लान में भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। भारत एक सोशलिस्ट देश था और वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में सिर्फ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स और पब्लिक सेक्टर कंपनीज ही अलाउड थी और टाटा जैसी बड़ी प्राइवेट कंपनी को इस इंडस्ट्री में एंटर करना अलाउड ही नहीं था। क्यों? क्योंकि लाइसेंस राज के रेस्ट्रिक्शंस थे। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के पहले देश में ज्यादातर इकोनॉमिक एक्टिविटी पर रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे। इसी को कहा जाता था लाइसेंस राज। The government of India went into business in a big way and they decided to control whatever was there in the private sector also as firmly and fiercely as they could. तो पता है टाटा ने क्या किया? टाटा ने एक जुगाड़ लगाया। उन्होंने ये सोचा कि लाइसेंस राज तो प्राइवेट कंपनीज अलाउ नहीं करती, लेकिन अगर टाटा एक गवर्नमेंट कंपनी बनाए तो फिर तो मार्केट में वो एंटर कर सकते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? टाटा जो कि एक प्राइवेट कंपनी है वो एक गवर्नमेंट कंपनी कैसे खोल सकती है? दोस्तों टाटा ने बिल्कुल यही किया। उन्होंने टाइटन में तमिलनाडु गवर्नमेंट को स्टेक दे दिया, जिससे सरकार को ऐसा लगा जैसे टाइटन एक तमिलनाडु गवर्नमेंट की कंपनी है। और फिर टाटा ने टाटा इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु इन दोनों नामों को जोड़कर बनाया टाइटन, यानी टाटा इंडस्ट्रीज और तमिलनाडु गवर्नमेंट। और आज टाइटन में तमिलनाडु गवर्नमेंट की 28% स्टेक का वैल्यू है 84,000 करोड़। और इसी तरह भारत ने पहली बार देखा कि एक प्रीमियम स्टाइलिश मेड इन इंडिया वॉच कैसे दिखता है और आज पूरी दुनिया इन्हें जानती है टाइटन वॉचेस के नाम से। Titan has a rich legacy and a strong trust factor with parentage of renowned and trustworthy Tata Group. With unrivaled craftsmanship and marketing expertise, Titan has captured the imagination of over 100 million customers. और टाइटन की टीम ने कुछ ऐसे चालाक स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया जिससे टाइटन इंडियन मार्केट का बादशाह बन गया। तो सवाल यह है कि टाइटन ने इंडियन मार्केट में बादशाह बनने के लिए कौन से बिजनेस स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल किया? दोस्तों 1980s और 90s में वॉच रेवोल्यूशन के दौरान मार्केट में 2 तरह के वॉचेस थे, मैकेनिकल वॉचेस और क्वार्ट्ज वॉचेस। और ये दोनों वॉचेस के सिस्टम में बहुत बड़ा फर्क था। जैसे मैकेनिकल वॉच एक मेन स्प्रिंग से चलती है, तो जब यूजर इस मेन स्प्रिंग को वाइंड करता है तो उसकी एनर्जी गियर से होकर वॉच की सुइयों को घुमाती है और ये बहुत ही खूबसूरत मैकेनिज्म है। लेकिन जो क्वार्ट्ज वॉचेस होती
हैं वो बैटरी से चलती है और इन वॉचेस में क्वार्ट्ज नाम का एक क्रिस्टल होता है। तो जब आप बैटरी लगाते हो तो एक इलेक्ट्रिकल करंट क्वार्ट्ज क्रिस्टल से होकर गुजरता है और जब ये करंट क्रिस्टल को टच करता है तब ये क्रिस्टल एग्जैक्टली 32,768 टाइम्स पर सेकेंड वाइब्रेट करता है और ये जो सर्किट है वो इन्हीं वाइब्रेशंस को मेजर करके उन्हें एक पल्स में बदलता है और ये पल्स मोटर को चलाता है जो वॉच की सुइयों को घुमाता है और आपको सही टाइम दिखाता है। और जिस तरह आज डिजिटल और एनालॉग वॉचेस की जंग चल रही है उसी तरह तब क्वार्ट्ज और मैकेनिकल वॉचेस के बीच एक राइवलरी चल रही थी और टाइटन की टीम जब स्विट्जरलैंड और जापान जाकर मार्केट रिसर्च करके वापस आई तो उन्हें यह समझ आया कि क्वार्ट्ज वॉचेस ही वॉच मेकिंग का फ्यूचर है। क्यों? क्योंकि क्वार्ट्ज वॉचेस में 3 ऐसे फायदे थे जो मैकेनिकल वॉचेस में नहीं मिलते। पहला फायदा ये था कि जहां मैकेनिकल वॉचेस में 100 से 120 मूविंग पार्ट्स थे, क्वार्ट्ज वॉचेस में सिर्फ 70 से 80 मूविंग पार्ट्स होते थे। इससे क्वार्ट्ज वॉचेस बनाना आसान और सस्ता था। दूसरा फायदा ये था कि जहां मैकेनिकल वॉचेस में रोज 6 से 12 सेकेंड की एरर होती थी, वहीं क्वार्ट्ज वॉच में पूरे साल में सिर्फ 5 से 100 सेकेंड्स की एरर होती थी। तो अगर आपने एक हाई क्वालिटी वॉच बनाया तो आपका जो एरर था वो पूरे साल में 20 सेकेंड से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन मैकेनिकल वॉच में आपको दिन के 6 से 12 सेकेंड के एरर्स दिखेंगे। और इसके साथ साथ क्वार्ट्ज वॉचेस हल्के और पतले भी थे जिससे उन्हें कैरी करना काफी आसान था। ये था क्वार्ट्ज वॉच का दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा ये था कि उस जमाने के मैकेनिकल वॉचेस को रोज वाइंड करना पड़ता था, जबकि क्वार्ट्ज वॉचेस में 1 या 2 साल में सिर्फ आपको एक बार बैटरी बदलना पड़ता था। इसी वजह से दोस्तों टाइटन की टीम ने ये सोचा कि लोग आगे चल के क्वार्ट्ज वॉचेस ही पहनेंगे। इसीलिए दोस्तों टाइटन वॉचेस ने सिर्फ क्वार्ट्ज वॉचेस बनाने का फैसला लिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और प्रॉब्लम थी। राजीव गांधी के आने तक इंडिया में एक रूल था कि अगर आप एक वॉच कंपनी हो तो आपके 80% वॉचेस मैकेनिकल वॉचेस ही होने चाहिए। अब ये रूल क्यों था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन इसी वजह से इंडिया में क्वार्ट्ज मैन्युफैक्चरर्स बहुत ही कम थे। लेकिन 1984 में सरकार ने जैसे ही ये रूल हटाया तो टाइटन को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि टाइटन की स्थापना भी 1984 में ही हुई थी और उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्वार्ट्ज वॉचेस बनाने के लिए ही बनाया, जबकि जो बाकी कंपनीज थी वो सिर्फ मैकेनिकल वॉचेस ही बना रही थी। तो आप समझ रहे हो, सिर्फ क्वार्ट्ज वॉचेस बनाने से ही टाइटन अपने आप मार्केट में बेस्ट वॉचेस बनाने लग गए। क्यों? क्योंकि क्वार्ट्ज वॉचेस में एरर्स कम थे, क्वार्ट्ज वॉचेस बनाने में आसान थे और सबसे इंपॉर्टेंट उनका ये फीचर था कि क्वार्ट्ज वॉचेस को हर रोज वाइंड करने की जरूरत नहीं थी। और उसके बाद दोस्तों टाइटन ने चली अपनी आखिरी चाल और वो थी टाइटन की रिटेल स्ट्रैटेजी। दोस्तों उस समय डिस्ट्रीब्यूटर्स टाइटन को खरीदने से डरते थे क्योंकि HMT का मार्केट में 80% मार्केट शेयर था और उनको ये लगता था कि ये टाइटन जो कि एक नया ब्रांड है ये मार्केट में क्या ही कर लेगा। और जब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने टाइटन को लेने से मना कर दिया तो टाइटन डायरेक्टली रिटेलर्स के पास पहुंच गया और देश भर में टाइटन ने कुछ रेप्यूटेड बिजनेसमैन के साथ पार्टनरशिप किया जिससे वो टाइटन के रिटेल स्टोर्स को पूरे देश में खोल पाए। और इसके साथ साथ टाइटन ने सिर्फ घड़ियां नहीं बेची बल्कि उन्होंने एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट किया। उन्होंने अपने रिटेलर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जिससे जहां एक तरफ नॉर्मल सेल्समैन को सिर्फ वॉच बेचना सिखाया जाता था, टाइटन के सेल्समैन को कस्टमर से रिश्ता बनाना सिखाया जाता था। वो कस्टमर से ऐसे बात करते थे जैसे वो आपके कोई दोस्त हो, उनकी जरूरतों को समझते थे और उन्हें बेस्ट ऑप्शंस सजेस्ट करते थे। और अगर आपकी टाइटन की वॉच खराब हो जाती थी तो जहां दूसरी कंपनीज और शॉप्स कस्टमर्स को हफ्तों तक सर्विसिंग के लिए वेट करवाते थे, टाइटन की आफ्टर सेल सर्विस एकदम फास्ट और एफिशिएंट थी और सर्विस सेंटर में आने वाले कस्टमर्स को भी AC रूम्स में बिठाया जाता था, उन्हें चाय पानी ऑफर किया जाता था और उनकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाता था। तो आप समझ रहे हो, वॉच की डिजाइन से लेकर आफ्टर सेल सर्विस तक टाइटन हर कस्टमर को एक प्रीमियम एक्सपीरियंस देता था। और दोस्तों ये वो जमाना था जब कस्टमर सर्विस का कॉन्सेप्ट इंडिया में था ही नहीं और जहां बाकी रिटेलर्स कस्टमर्स को बेवकूफ समझते थे, टाइटन उन्हें 5 स्टार ट्रीटमेंट देता था। इसीलिए दोस्तों टाइटन वॉचेस इतनी पॉपुलर हुई और लोगों के दिल में अपनी जगह बना पाई। और इसके साथ साथ टाइटन की मार्केटिंग तो हम जानते ही हैं। टाइटन अपने वॉचेस को टाइम पीसेस की तरह नहीं बल्कि ज्वेलरी की तरह बेचता है। क्यों? क्योंकि वॉच एक टाइम पीस नहीं बल्कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेटस है। और इन सारे स्ट्रैटेजीज की वजह से
टाइटन ने मार्केट में ऐसा धमाका किया कि एक ही साल में टाइटन ने 19 करोड़ रुपए कमाए और उन्होंने करीब 3.5 लाख क्वार्ट्ज वॉचेस बेचे। इसी तरह दोस्तों टाइटन वॉचेस ने अगले 20 सालों में तनिष्क, फास्ट ट्रैक, सोनाटा और टाइटन आई प्लस जैसे और भी शानदार ब्रांड्स बनाए और आज ये ब्रांड्स अपने मार्केट्स में लीडिंग पोजीशंस पर है। और इन सारे ब्रांड्स के बारे में हम एक एक करके जानेंगे अपने आने वाले एपिसोड्स में। तो अगर आप इन ब्रांड्स की रोमांचक बिजनेस केस स्टडी सुनना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब बात करते हैं इस एपिसोड के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, टाइटन की सफलता से हमें क्या सीख मिलती है। लेसन नंबर 1, मुश्किलों में हमेशा एक मौका छुपा होता है। इस कहानी में हमने ये देखा कि जब पूरा देश लाइसेंस राज से जूझ रहा था तब टाइटन ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया और टाइटन को एक सरकारी कंपनी बनाकर लाइसेंस राज की बेड़ियों को तोड़ दिया। लेसन नंबर 2, अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको बदलते वक्त के साथ बदलना पड़ेगा। इस केस में टाइटन ने जब ये देखा कि क्वार्ट्ज वॉचेस का जमाना आने वाला है तो उन्होंने बिना देर किए अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी। उन्होंने क्वार्ट्ज वॉचेस पर फोकस किया और मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत की। तो इस तरह हमें भी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बदलाव को अपनाना होगा। एंड लास्टली हमेशा याद रखना दोस्तों, कस्टमर इज किंग। इस कहानी में हमने ये देखा कि टाइटन ने सिर्फ वॉचेस ही नहीं बल्कि कस्टमर्स को एक बढ़िया एक्सपीरियंस दिया। उन्होंने कस्टमर्स की ज़रूरतों को समझा, उन्हें सम्मान दिया और उनकी समस्याओं का समाधान किया। और इसी वजह से दोस्तों भारत के जाने माने लोग टाइटन पहनने लगे। तो हमेशा याद रखना, कस्टमर इज किंग। ये है दोस्तों टाइटन की कहानी एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ये बिजनेस केस स्टडी पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक्स सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।